आगे बढ़ते हैं और बाजार के बड़े ट्रेंड की बात करते हैं। आज हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। क्या माना जाए कि मार्केट कुछ साइन दे रहा है कि वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज इज डन, या फिर अभी भी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा? गुड आफ्टरनून अनुज। ये बोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो अर्निंग सीजन के मिडिल में जो हम हैं यहाँ पे अर्निंग्स इतने कुछ खास नहीं आने वाले हैं। शायद अर्निंग सीजन से कुछ नया कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के लिए आना बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके साथ दो तीन और इवेंट्स भी हैं तो उनके ऊपर नजर रखने पड़ेंगे और देखना चाहिए कि जो जो इतना इंसेसेंट सेलिंग हुआ है पिछले करीब 3.5-4 महीने से वो शायद थोड़ा बहुत कम होता है तो हो सकता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी मार्केट में आए। लेकिन एक एक तरफ से जो बहुत ज्यादा अपसाइड इमीडिएट टर्म में एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। ओके अच्छा हर्षा जी, अभी तक की जो अर्निंग्स आईटी कंपनियों ने दी, हालांकि अभी इन्फोसिस जैसे महत्वपूर्ण नंबर्स आने ही हैं, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे लार्ज कैप आईटी में हो, टीसीएस के नंबर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स, अभी आपको क्या सेंस लग रहा है उनसे, और क्या ये ऐसे नंबर्स हैं कि आईटी अपने पास वो लीडरशिप रखे अगले 3 महीने भी या फिर अगले 6 महीने भी, मतलब 2 क्वार्टर्स जो ये पिछले 3 महीने से होल्ड कर रहा है? आईटी पर आपका टेक? आईटी पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है और जितने भी रिजल्ट्स आए हैं अगर इंडस्ट्री ट्रेंड्स दिखते हैं, हो सकता है कि हर एक कंपनी का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड्स को देखते हैं तो जरूर वहाँ पे एक तरफ से डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड का इम्प्रूव होने का अर्ली साइंस दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स भी इस क्वार्टर में ठीक ठाक आए हैं और जैसे रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में एक तरफ से वो मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो वो फिर क्लाइंट्स के पास चला जाता है, लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में वो एक एक तरफ से पॉजिटिव रहना चाहिए। और हमें लगता है कि जो 2025 का स्पेंड जो होगा अमेरिकन कॉर्पोरेशंस का आईटी पे वो थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प का जो मैनिफेस्टो में बोला गया था कि अमेरिकन कॉर्पोरेशंस पे टैक्सेशंस कम करेंगे, अगर वो होता है तो जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड है वहां पे बढ़ने का उम्मीद भी है। तो और ये सब जो आईटी कंपनीज है वहाँ पे लेवरेज भी नहीं होता है, तो यूजुअली लेवरेज कंपनीज में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई देता है जब भी मार्केट्स में करेक्शंस होता है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में भी आईटी का जो परफॉर्मेंस रहेगा ऑन अ रिलेटिव बेसिस शुड बी रीजनेबली गुड। गुड आफ्टरनून सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। अब मेरा सवाल रेलवे सेक्टर को लेके, आज देखिए स्पेशली इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कोई भी स्टॉक उठा लें आप, आरवीएनएल, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, सारे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। इनफैक्ट जुपिटर वैगन तो 17% तेज़ होकर काम काज कर रहा है। क्या ये रेलवे सेक्टर में प्री बजट रैली हमें देखने को मिल रही है? कैसे प्ले करें इस सेक्टर को? देखिए श्रेया जी, ये हर बार जो बजट से आसपास में एक तरफ से रेलवे स्टॉक्स पे रिन्यूड फोकस आ जाता है। कभी कभी वो बजट में उस उम्मीद पे लोग लेते हैं और शायद वो ठीक भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन ये एक तरफ से ये सीजनल मूवमेंट बोल सकते हैं। मैं तो इसके ऊपर यही टिप्पणी करूंगा कि दो किस्म के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो ट्रेडर्स हैं जो इवेंट्स और शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं। अगर वैसे लोग हैं तो उनके लिए एक बजट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, तो उस हिसाब से उनको पोजीशंस देने चाहिए। लेकिन अगर आप लंबे अवधि के निवेश कर रहे हैं तो ये जो वोलेटिलिटी होगा इस इवेंट्स के आगे पीछे, उससे बहुत कुछ आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अभी भी अगर आप रेलवेज को देखेंगे, जो भी बजट में आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाथ देखते हैं तो काफी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आने का उम्मीद है और उसके चलते हुए काफी सारे जो रेलवे सेक्टर रिलेटेड कंपनीज हैं उन पे ग्रोथ रेट्स काफी अच्छे होने चाहिए। तो मेरा यही रहेगा कि संक्षिप्त में अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो अभी भी अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बजट के हिसाब से प्ले कर रहे हैं तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट और आपके जो भी एक्सपेक्टेशन से है उसके हिसाब से पोजीशंस बनाने चाहिए।
ओके, मीनवाइल बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली है और ये अभी कैबिनेट ब्रीफिंग में अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है ये। तो ऑब्वियसली अभी देखना होगा कि इसका कितना इम्पैक्ट फिस्क पर आता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है कि जो वेतन आयोग को मंजूरी मिली है यहाँ पर, और ये बजट से ठीक पहले ही अनाउंसमेंट। और अब ये कैबिनेट देखिए, जो इससे पहले का जो वेतन आयोग था वो मेरे ख्याल से 2026 तक का था। अब ये 8वां वेतन आयोग होगा। कुछ देर में जोड़ेंगे लक्ष्मण जी को वापस और इस खबर पर बात करेंगे। खैर एनीवे, हर्षा जी, इस अर्निंग सीज़न में मार्केट की नज़र काफ़ी हद तक रहेगी जो पिछले अर्निंग सीज़न के कुछ एक्सीडेंट्स थे, खासतौर से एफएमसीजी स्पेस से, कुछ बैंकों में जहां एमएफआई एक्सपोजर काफ़ी हाई था। इन स्पेसेस में आप क्या व्यू रख रहे हैं? क्या सारा डैमेज अब प्राइस में है या फिर अभी भी कुछ और डैमेज हो सकता है अगर इस बार भी नंबर्स ख़राब रहे तो? देखिए, पहले अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो क्लियरली अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स और एमएफआई और क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर्स पे पिछले क्वार्टर्स हमने काफी कुछ एसेट क्वालिटी बिगड़ते हुए देखा था। और आगे जाके भी वहाँ पे एक नज़र होना चाहिए, क्योंकि हर एक फाइनेंशियल कंपनी का अलग बुक होगा और अलग जियोग्राफी में उन्होंने काम किया होगा। तो कौन से जियोग्राफी से क्या एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स आते हैं और कौन से सेगमेंट से ये सब इश्यूज आते हैं, तो उसके ऊपर नजर रखने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सब कुछ प्राइस में आ गया है बोल सकते हैं। तो एनबीएफसी स्पेशली, जैसे आपने बताया, एनएफआईज और पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स पे जो काम किए हैं वहाँ पे एक तरफ से सतर्क रहने चाहिए। और दूसरा जो एफएमसीजी का है, वहाँ पे जो मिड क्वार्टर गाइडेंस था उसके बाद काफी कुछ प्राइस डैमेज हो चुका है पूरे सेक्टर में। हो सकता है कि एक बार के लिए जो प्राइस डैमेज होना था वो हो चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस क्वार्टर के बाद कमेंट्री बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव होगा या डिफरेंट होगा। तो उस हिसाब से कंजम्पशन में भी आई थिंक ग्रेजुअल रिकवरी रहेगा, इससे इमीडिएट यू टर्न नहीं दिखाई देगा। ओके, अच्छा हर्षा जी, मैं 2-3 बास्केट है उस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज हुए थे। एफएमसीजी कंपनियों में अगर आप देखें सिवियर प्राइस डैमेज अभी भी कोई सीरियस पुल बैक नहीं है, और बाकी थोड़े बहुत टेक्निकल पुल बैक्स आते हैं। देन वी हैव कैपिटल गुड स्पेस जहाँ प्राइस डैमेज काफ़ी था। आप वाइट गुड सेगमेंट देखिए, वहाँ पे प्राइस काफ़ी डैमेज हुआ। इन 1-2 बास्केट्स में आप लोगों ने कुछ एलोकेशंस बनाए हैं क्या? कैपिटल गुड्स पे हमारा जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, लेकिन अभी भी हमारा एक्सपोजर डिसेंट और लार्ज इनफ बोल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ जहाँ पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है वो सब सेक्टर्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट फिर वापस आएगा। हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए साइडवेज या करेक्टिव मोड में रहे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कोई इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। और ये भी होगा कि इस बजट के बाद अगले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर्स आएंगे और सीक्वेंशियली हमें लगता है कि यहाँ से जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है पिछले 1-2 महीने में कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर जो गवर्नमेंट के हैं उसका ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए और स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स में ठीक ठाक एक्सपोजर अभी भी होना चाहिए पोर्टफोलियोज में। जैसे कि कंजम्पशन हुआ, वहाँ पे 2 डिफरेंट सेगमेंट्स को अगर आप देखते हैं तो रूरल फोकस्ड और मास ओरिएंटेड जो कंजम्पशन बास्केट है, जो मोस्टली एफएमसीजी सेगमेंट है, वहाँ पे अभी भी कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे तो ग्रेजुअल रिकवरी लग। ठीक है, आप जी सर, आपने कहा कि कैपिटल गुड में थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहिए। इसके अलावा कोई और आपको सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं 2025 के लिहाज से जहाँ पे एलोकेशन बढ़ाया जा सकता है? आपकी क्या पिक होगी? हमारे हिसाब से आईटी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और फार्मास्यूटिकल्स आज के दिन में एक तरफ से अच्छा एक्सपोजर पोर्टफोलियो में बनाने चाहिए। चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सभी सेक्टर्स पे अपना व्यू रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज, क्लोजिंग अच्छी